हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में, मेंटली और फिजिकली बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल चकाचक, हेल्थ एकदम सही साठ है। मेंटली अपन बिल्कुल स्ट्रांग है कि भैया इस बार दिसंबर अटेम्प्ट में तो निकालना ही निकालना है एग्ज़ाम, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम आ जाए सामने। हमारी तैयारी इतनी कॉन्फिडेंट है। ठीक है, ये थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे। नहीं चल रहे हैं तो इनको चलाओ, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है। So, welcome back to the next lecture of our Sambhav series. This is day number 34, and today we are going to talk about very interesting concept called cell signaling. ठीक है, तो दिस इज going to be the first lecture on cell signaling. मैं दो लेक्चर में कवर करूंगा इस टॉपिक को। मतलब दो लेक्चर में भी पूरा कवर नहीं हो पाएगा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट हम फटाफट फटाफट से कवर करेंगे, जो मेजरली JGEE, IIT जैम और CSR नेट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज जो यहाँ पे है, जब हम सेल सिग्नलिंग के बारे में बात करें तो हमने अभी सेल बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स बात करी, जैसे हमने मेम्ब्रेन समझा, फिर हमने सेल साइकिल को समझा। सेल साइकिल के फिर दो अलग अलग वेरिएशंस पे बात करी। वेरिएशन से मतलब सेल डेथ कैसे प्रोग्रेस करती है, जिसको हमने अपोप्टोसिस का नाम दिया, और नेक्रोसिस के बारे में बात करी। और हमने एक और चीज समझी थी जिसका नाम क्या था, आपको पता है ना, सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल के साथ में कौन सा एक और, कैंसर, कैंसर के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमने फिर करी है, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम क्या है हमारा, सॉरी फॉर दिस, राइट, वी आर सेल सिग्नलिंग। पहला लेक्चर है सिग्नलिंग का, और दो लेक्चर में हम आज कवर करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, जिसको आप GPCR या GPLR के बारे में बात करते हो, और इसके कुछ बेसिक सिग्नलिंग के बारे में भी, मैकेनिज्म पे भी हम लोग बात करेंगे। बट वहां जाने से पहले, हम GPCR वगैरह पे जाएं तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सिग्नलिंग के बारे में बात क्यों करनी है। वाई वी नीड टू टॉक अबाउट सिग्नलिंग, तो जरा समझो। हम जानते हैं कि हम एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सो व्हाट वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हम ये बात जानते हैं कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना। हमारे अंदर क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स है, बहुत अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं, और वो सारे टिश्यूज एंड सेल्स क्या है, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करके एक यूनिटरी मॉडल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम लोग ह्यूमन बॉडी बोल रहे हैं। मैं ह्यूमन का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी भी एनिमल वगैरह, किसी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म पे इसको लगा सकते हो, प्लांट वगैरह पे, कहीं पे भी। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, देखो कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है, कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है, आपके एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ में किसी ना किसी मैकेनिज्म से कनेक्टेड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल कम्युनिकेशन। दिस इज नोन एज योर सेल कम्युनिकेशन। और जब आप सेल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ये जो सेल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसी को हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं क्या, सेल सिग्नलिंग। दिस इज नोन एज योर सेल सिग्नलिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि भैया बहुत सारे सेल्स हैं आपके पास में, और क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं और आपको एक रेगुलेटेड मैकेनिज्म में सारे सेल्स को सर्वाइव करवाना है, सारे सेल्स से काम लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करना पड़ेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब आप वर्ड यूज कर रहे हो सेल सिग्नलिंग, तो इसका मतलब क्या है। बेसिकली देखो, हम ये बात जानते हैं कि एक सेल जो है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है। हमने अपोप्टोसिस में एनायोसिस के बारे में बात की थी, और कैंसर में मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने सेल एंकरेज के बारे में बात की थी। तो यूजुअली हमारी जो एपिथेलियल सेल्स हैं, मेजरली वही है जो सेटअप कर रही है पूरा, और हमारी एक सेल जो है वो अपनी पोजीशन पे रहती है। तो ये क्या करती है, कुछ सिग्नल्स रिलीज करती है अपने आसपास वाली सेल के लिए, या दूर वाली सेल के लिए, या किसी खुद के लिए, इस तरीके की बातें की जाती है सेल सिग्नलिंग में। तो पहला वर्ड जो सेल सिग्नलिंग में आता है वो होता है सिग्नल, है ना, कि सिग्नल क्या होने वाला है। और सिग्नल को पढ़ें, उसके अलावा हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। सो हम दोनों पे बात करेंगे। अब इस सिग्नल के लिए हमको कोई रिसेप्टर चाहिए होगा जो इस सिग्नल को रिसीव करता होगा, तो हमारे पास में दूसरा वर्ड आ जाता है क्या, रिसेप्टर। तो सिग्नलिंग में सिग्नलिंग किस तरह की हो सकती है, वो आपके पास में सिग्नल कौन सा है वो, और आपके पास में रिसेप्टर कौन से हैं वो, इन तीनों पे अलग अलग बातें की जाती है। हम शुरू करेंगे पहले इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग के बारे में, कि इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग में आप क्या बात करते हो। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग का सीधा सीधा मतलब यह है कि एक सेल जो होगी वो अपनी पोजीशन से, विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम की मदद से, ब्लड के थ्रू बहुत दूर किसी डिस्टेंट सेल को अपना मैसेज पहुंचाएगी, वहां पे सिग्नल देगी। इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, बहुत आसान भाषा में। वही चीज अपन ने यहाँ पे लिखी है। इसमें मेजरली हम हार्मोन रिलीज के बारे में बात करते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में होता है,
और तुम एंडोक्राइन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं, ये हार्मोन बहुत दूर जाके ट्रेवल करते हैं और अल्टीमेटली जो भी उनका अफेक्टिंग ऑर्गन होता है या अफेक्टिंग सेल होता है वहां जाके उसके फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हजारों तरह के हार्मोन के नाम लिए जा सकते हैं यहाँ पे, बट जब मेजरली अपन बात करें तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, दीज आर सम हार्मोन्स जो एक्चुअली वर्क करते हैं। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग, इसका डायग्राम देखेंगे अपन। इसमें फिर एक ही बात ध्यान रखना है कि बहुत दूर आपका क्या होगा, टारगेट ऑर्गन होगा आपके जो सिक्रेटिंग सेल है उससे, जो सिग्नलिंग दे रहा है उससे। फिर आता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये लोकल एक्ट होने वाला है। लोकल एक्ट का क्या मतलब होने वाला है कि ये सेल है, ये अपने आसपास वाले सेल के साथ में बातचीत करेगी, इसमें दूर सेल्स नहीं होगी, इसमें टारगेट सेल और सिक्रेटिंग सेल बहुत ज्यादा पास पास में होंगी। और देखो, एक्ट लोकली ऑन दी नेबरिंग सेल, आसपास वाली सेल से बातचीत करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल इस सेल से सिक्रेट होते हैं, इस सेल से सिक्रेट होने वाले मॉलिक्यूल का जो इन्फ्लुएंस रेंज होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब जहां तक ये काम कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब जहां तक ये काम कर सकते हैं। इसमें क्या क्या हो जाता है, एक तो ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ फैक्टर्स बोल सकते हो तुम, ग्रोथ हार्मोन नहीं सॉरी, ग्रोथ फैक्टर्स इन टिश्यू डेवलपमेंट। तो ग्रोथ फैक्टर का डेवलपमेंट हो गया, और उसके अलावा ग्रोथ फैक्टर का रिलीज और उससे दूसरे टिश्यू का डेवलपमेंट, ये सब आपका किस में आ जाता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग में आ जाता है। ठीक है, आसपास वाले सेल से बातचीत। फिर इसी में अगले पे आ जाते हैं अपन, और अगला अपन समझते हैं थोड़ा बहुत ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब ये एक सेल है, ये सेल खुद के लिए ही अगर कोई सिग्नल को रिलीज करती है तो इसके पास खुद के पास ही अपना रिसेप्टर है इस सिग्नल के लिए। इसको मैं रिसेप्टर को यहाँ बना देता हूँ, सपोज ये इसका रिसेप्टर है, तो ये मॉलिक्यूल इसने रिलीज किया, खुद ही रिलीज किया मॉलिक्यूल, और खुद ही इसके पास इसका रिसेप्टर है। इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। देखो, सेल जो है वो अपने लिए ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेगी और खुद के रिसेप्टर पे बाइंड करवा लेगी, जिससे उनकी खुद की एक्टिविटी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, जैसे हमारी इम्यून सेल्स जो साइटोकाइंस को रिलीज करके अपनी एक्टिविटी में बदलाव लेके आती है, जैसे तुमने टी सेल्स के लिए स्पेसिफिकली सुना होगा, टीएच सेल्स के लिए जो अपने प्रोलिफरेशन के लिए और अपने मैनेजमेंट के लिए ऑटोक्राइन सिग्नलिंग परफॉर्म करती है। ठीक है, अगला आ जाता है फिर डायरेक्ट सेल टू सेल सिग्नलिंग। ठीक है, डायरेक्ट सेल टू सेल मतलब कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको, देयर इज अ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन सेल, और इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि एक सेल जो है वो इंटरेक्ट करती है दूसरी सेल के रिसेप्टर के साथ में। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली समझ लो, ये एक सेल है, इसके ऊपर ये लिगेंड है, दूसरी वाली सेल ने इसके अगेंस्ट ही अपना एक रिसेप्टर बिल्ड किया, और ये दूसरी सेल है। ठीक है, इसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है। इसको यूजुअली बहुत सारी बुक्स में या आपने जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के नाम से सुना होगा, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसमें दो बातें आएंगी। एक तो ये सेल टू सेल इस तरीके से हो गया, एक सेल टू सेल आपका गैप जंक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है या प्लाज्मोडेस्माटा के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ से कोई सिग्नलिंग मैकेनिज्म ऐसे जा रहा है, ये भी सेल टू सेल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, बट इसमें हमारा ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स डेवलप किए गए हैं और इसलिए इसको जक्स्टाक्राइन बोल रहे हैं इस वाले को, और इसमें हम लोग डायरेक्ट डिपेंडेंट बता दे रहे हैं। मैं अभी बताऊंगा एक दो चीजें, जैसे गैप जंक्शन हो गया एनिमल सेल में, प्लाज्मोडेस्माटा हो गया आपके गाय में प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, जरा इनके डायग्राम्स को देख लो, ये डायरेक्ट डायग्राम्स है अपने पास में। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, खुद से ही सेल मॉलिक्यूल रिलीज किया और खुद के रिसेप्टर पर बाइंड हो गया, तो सिग्नलिंग और टारगेटेड सेल एक ही है। पैराक्राइन सिग्नलिंग की अगर अपन बात करें तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में इसने अपने आसपास वाली सेल्स के लिए मॉलिक्यूल को सिक्रेट किया है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बहुत दूर किसी टारगेट सेल पे जाके मॉलिक्यूल बाइंड करके अपना काम करवा रहा है। अब यहाँ पे अगर तुम देख रहे होंगे तो मॉलिक्यूल को अंदर बना दिया है, तो मैं अभी बात करूंगा कि ये रिसेप्टर अंदर कैसे है, इसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बात करेंगे अपन। और फिर डायरेक्ट सिग्नलिंग की अगर अपन बात करें तो इसमें देखो बीच में ये गैप जंक्शंस का अरेंजमेंट दे दिया, और अगर आप प्लांट सेल की बात करोगे तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है, तो एक तो ये डायरेक्ट वाला अरेंजमेंट हो गया, और एक में जो मैंने पीछे बनवाया था इसको जक्स्टाक्राइन बोलते हैं अपन, ये एक अरेंजमेंट अपने को याद रखना है। ठीक है, जक्स्टाक्राइन के एग्जांपल काफी सारे हो सकते हैं, नॉच डेल्टा वगैरह एक मेजर एग्जांपल हो जाता है इसमें। ठीक है, अच्छा ये एक और डायग्राम है, बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत अच्छे से विजिबल होगा, मैंने ट्राई किया इसको क्लियर करने का बट हो नहीं रहा है। तो एक दो पॉइंट यहाँ पे समझ लो। पहला तो ये वो गैप जंक्शन के थ्रू सिग्नलिंग, ये आपके सेल टू सेल कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है जिसमें गैप जंक्शन के थ्रू होता है, और दूसरा क्या है, कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग विथ योर लिगेंड एंड रिसेप्टर, जिस पे अपन ने डिटेल में बात की, विच इज योर जक्स्टाक्राइन। तो जक्स्टाक्राइन का वैसे मतलब कॉन्टेक्ट डिपेंडेंसी से ही है। ठीक है, फिर आ जाता है अपना सेल टू सेल सिग्नलिंग बट सिक्रेटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में। सिक्रेटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में पैराक्राइन सिग्नलिंग हो गया अपना, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो गया, एंडोक्राइन सिग्नलिंग हो गया, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाया केमिकल ट्रांसमिशन जिसको आप सिनेप्टोक्राइन सिग्नलिंग में बोल सकते हो। दिस इज नोन एज योर सिनेप्टोक्राइन, सिनेप्टोक्राइन सिग्नलिंग।
ये भी आपका एक तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल रिलीज करके काम करवाते हैं, ठीक है। पैराक्राइन सिग्नलिंग का ये एक बेसिक मैकेनिज्म है ये इसी का, पैराक्राइन सिग्नलिंग में, ठीक है। आसपास के मॉलिक्यूल से डिस्कशन है इसमें। देखो अब ये सारी सिग्नलिंग टाइप समझने के बाद हमको थोड़ा रिसेप्टर के टाइप्स पे समझना पड़ेगा। दो तरीके के रिसेप्टर्स आप देख सकते हो। एक रिसेप्टर होता है आपका सेल के सरफेस पे मिलने वाला सेल सरफेस रिसेप्टर, और एक होता है जो सेल के अंदर मिलता है और उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है। अब देखो सेल सरफेस रिसेप्टर क्यों आपको चाहिए। देखो सेल सरफेस रिसेप्टर आपको इसलिए चाहिए क्योंकि हमने मेम्ब्रेन के लेक्चर में पढ़ा था कि मेम्ब्रेन जो है वो आपकी हर चीज के लिए परमिएबल नहीं है। तो अगर आपका कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऐसे नेचर का है, उसका बायोकेमिकल नेचर कुछ इस तरीके का है कि वो आपका मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, तो अगर वो मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है तो टारगेट सेल पे काम कैसे करेगा अगर वो उसके अंदर नहीं घुस सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सेल सरफेस रिसेप्टर्स को यूज करते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर्स के थ्रू क्या होता है, आपका वो मॉलिक्यूल जो सेल की मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता है वो उस रिसेप्टर पे जाके चिपक जाता है। अब जब वो उस रिसेप्टर पे जाके चिपकता है तो ये रिसेप्टर फिर सेल की मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ होता है और वो मेम्ब्रेन के अंदर आई मीन सेल के अंदर क्या करता है, पूरे सिग्नल को रिले करवाता है। जैसे यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, देखो ध्यान से। यहाँ पे अपना पहला क्या होगा, रिसेप्शन होगा फर्स्ट में। तो आपका ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है जिसको आप लिगेंड बोल सकते हो वो आपके टारगेटेड रिसेप्टर पे बाइंड हुआ। अब देखो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और इसने यहाँ पे अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे शुरू कर दिया। सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब वही सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग पाथवे चालू किया, जिसकी वजह से अगर मान लो ये आपका जेनेटिक कोई चेंजेस लाना चाहता था तो न्यूक्लियस में जाके इसने जेनेटिक चेंजेस लाया और अल्टीमेटली रिस्पॉन्स दे दिया। ये होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो है आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करते हुए उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ऐसे कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल, यूजुअली हमारे जो हार्मोन्स है वो पेप्टाइडल नेचर के ज्यादातर है, उन सभी के लिए सेल सरफेस रिसेप्टर यूज किया जाता है। लेकिन हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं तो वो तो अंदर चले जाएंगे सेल के, क्योंकि वो अंदर जा सकते हैं तो उनके लिए जो चीज दूसरी लगती है हमारे पास में उनको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर या साइटोप्लाज्मिक, और कई केस में न्यूक्लियर रिसेप्टर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं कि ये सेल के अंदर मिलेंगे जो टारगेट सेल होगा, और इसमें ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेजर एग्जांपल अपने को याद रखना है वो है आपका स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, सेक्स हार्मोन्स वगैरह, और आपके एड्रिनल ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स जो आपके रिलेटेड होते हैं विद स्टेरॉइडल नेचर, वो सारे आपके कैसे फॉलो करेंगे, इंट्रासेलुलर या साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान देना कि इसका एग्जांपल अगर देखें अपन सेल सरफेस रिसेप्टर का तो इसमें दो तीन एग्जांपल मेजरली हैं। एक है आपके पास में जीपीसीआर जिसको अपन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलने वाले हैं। फिर आरटी के लिखा है मैंने यहाँ पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, बट ये जो होगा आपका, ये आप अभी बात करूंगा मैं इस पे, एंजाइम रिलेटेड रिसेप्टर्स होने वाले हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होने वाले हैं। आरटी के एक एग्जांपल होगा उसका। तो ये दो तरीके के रिसेप्टर समझे हमने। पहले हमने सिग्नलिंग टाइप समझा, फिर हमने रिसेप्टर टाइप समझा, और इसी में मैंने थोड़ा बहुत तुमको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सिग्नल के बारे में भी बता दिया। हाइड्रोफिलिक क्या होगा अब ये तुमको बताना है कमेंट में। हाइड्रोफिलिक सिग्नल क्या करेगा, इन दोनों में से कौन सा रिसेप्टर होगा जिस पे हाइड्रोफिलिक सिग्नल बाइंड करेगा और कौन से पे हाइड्रोफोबिक सिग्नल बाइंड करेगा। इसके लिए तुमको मेम्ब्रेन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा बैरियर उसमें काम करता है और कौन सा मॉलिक्यूल को वो पास होगी, आई मीन पास करने देगी और किसको नहीं करने देगी। मजेदार है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये एक बार सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में भी देख लो। यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप के सेल सरफेस रिसेप्टर रखे हैं अपन ने। पहला होता है अपने पास में आयन चैनल रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर पे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है रिसेप्टर करने के लिए, तो ये लिगेंड आता है, ये लिगेंड जब इस पे बाइंड करता है तो ये आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाता है जिसकी वजह से आयंस अंदर जाने लगते हैं। जैसे तुम याद है तुमको हमने बात की थी वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड और इस तरीके के बारे में बात की थी हमने, वही चीज यहाँ पे बात की जा रही है। बट यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर लिगेंड के बारे में बात करें, जैसे एसिटाइल कोलिन और सोडियम का चैनल। तो एसिटाइल कोलिन जब उस पर बाइंड करेगा तो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और उस वजह से फिर आपका एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होगा। एक होता है आपके पास में जीपीसीआर। जीपीसीआर जो है वो आपका 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, या जिसको 7 हेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर बोल सकते हो आप। ध्यान देना रिसेप्टर है जीपीसीआर, है ना, इससे रिलेटेड कुछ बात होगी। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मतलब ये जी प्रोटीन से रिलेटेड होने वाला है, उस जी प्रोटीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार इसने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, इसलिए हम इसको 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोल रहे हैं। फिर आते हैं अपने एंजाइम रिलेटेड रिसेप्टर। एंजाइम रिलेटेड रिसेप्टर में दो बातें हैं। कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो खुद ही एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, मतलब उनका एक डोमेन होता है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो रिक्रूट करते हैं एंजाइम को जब उनके अंदर एक्टिवेशन हो जाता है। तो
जो ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनके पास खुद का ही एंजाइमेटिक डोमेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी. इट इज RIEA, रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, RIEA. और आपका जो एंजाइम एसोसिएटेड रिसेप्टर मतलब जिससे आके एंजाइम जुड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिक्रूटर रिसेप्टर, जो अल्टीमेटली एंजाइम को रिक्रूट करते हैं. देखो यहाँ पे इंट्रासेल्युलर प्रोटीन विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसने यहाँ पे रिक्रूट किया. गेटिंग इट? आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी. तो 3 तरह के हमारे सेल सरफेस रिसेप्टर्स हो गए. फिर आगे बढ़ते हैं अपन. तो आज जो हमारा मेजर डिस्कशन है वो होने वाला है GPCR के बारे में, जो मैंने यहाँ से पिक किया है. यही 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जिसको हम GPCR या GPLR बोल सकते हैं, उसके काफी सारे अरेंजमेंट्स होते हैं. ये बहुत ही बड़ी फैमिली है. पहली चीज तो ध्यान रखना रिसेप्टर्स की, सेल सरफेस रिसेप्टर्स की. और इसके अंदर काफी अलग अलग तरीके के आपके क्या होते हैं, सिग्नलिंग इवेंट्स होते हैं. तो इसके अंदर काफी सारे सिग्नल्स होते हैं जो जुड़ते हैं और अलग अलग तरीके की सिग्नलिंग को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. मेजरली आपको याद रखना है कि बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए आपको GPCR की जरूरत है. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन करी है. फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल आया, इसको मैं बोल दे रहा हूँ लिगेंड. कभी चलता है कभी नहीं चलता है ये. हाँ, इसको अपन बोल देते हैं लिगेंड. ये 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया. अब अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इसके पास में यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल का कुछ बना रखा है ना, 1, 2 और 3, 3 मॉलिक्यूल का कुछ बना रखा है और इसको बोलते हैं ट्राइमेरिक जी प्रोटीन. वर्ड समझना है. GPCR का मतलब है रिसेप्टर जो जी प्रोटीन से जुड़ा हुआ हो. 2 तरीके के जी प्रोटीन आपके रिसेप्टर से जुड़ सकते हैं. एक होता है ट्राइमेरिक जी प्रोटीन और एक होता है मोनोमेरिक जी प्रोटीन. ट्राइमेरिक जी प्रोटीन किसको कहते हो आप? जिसके 3 सब यूनिट्स होती है, अल्फा बीटा गामा, ट्राइमेरिक. एंड मोनोमेरिक किसको बोलते हो आप? जो एक ही सिंगल सब यूनिट से बना होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे रास के बारे में जब आएगा वो अभी थोड़ी देर बाद. तो ये जो अल्फा बीटा गामा है ये आपका ट्राइमेरिक जी प्रोटीन होता है और बहुत सारी रिएक्शंस आपकी ट्राइमेरिक जी प्रोटीन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ GPCR. गेटिंग इट? जरा इसको समझो. कौन कौन सी हो सकती है? जैसे आपका ये जो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है इससे आपका PLA2 वाला अरेंजमेंट होगा. PLA2 जो है वो कुछ काम करवाता है, आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. मैप काइनेस की सिग्नलिंग परफॉर्म कराता है. ये PI3 काइनेस की सिग्नलिंग परफॉर्म कराता है जिसके थ्रू आपका प्रोटीन काइनेस भी एक्टिवेट होता है. प्रोटीन काइनेस भी एक्टिवेट होने के बाद में आपका कुछ ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3 बीटा का एक्टिवेशन के थ्रू काफी अलग अलग तरीके की सिग्नलिंग चलती है. इसके अलावा यहाँ पे सोडियम का इनफ्लक्स और प्रोटॉन का आपका आउटब्रेक मतलब बाहर की तरफ निकलने में भी अरेंजमेंट होता है इसका. जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है AC का रेगुलेशन, एडिनाइलेट साइक्लेज का रेगुलेशन विद दी GPCR ट्राइमेरिक जी प्रोटीन. और इसमें आपका जो साइक्लिक AMP है उसका प्रोडक्शन होता है ATP से, जो आगे जाके प्रोटीन काइनेस A को एक्टिवेट करता है और CRAB साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग के थ्रू आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के एक्टिवेशन और रेगुलेशन में मदद करता है. देखो अब मैं जानता हूं ये बात कि अगर तुम पहली बार इस लेक्चर को सुन रहे हो और पहली बार GPCR के बारे में आइडिया है तो ये बहुत सारी चीजें तुमको समझ में नहीं आई होगी. आई नो दिस. तो ये अल्टीमेटली रिविजन सीरीज है, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर आप पहली बार इन चीजों को सुन रहे हो तो इस चीज को समझो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. अलग अलग बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस होती है. मैं ऑब्वियसली फुल लेंथ में डिस्कस कर सकता हूँ इसको, यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं दे सकते हैं वरना पूरा एक लेक्चर हम GPCR के लिए अलग से रिकॉर्ड करेंगे. मैं ये बच्चों के लिए जो दिसंबर को टारगेट करे उसके लिए बना रहा हूँ तो मैं बहुत टाइम नहीं दे रहा हूँ इस पे. अब देखो ये एक बेसिक सा अरेंजमेंट हुआ. अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना कि किस तरीके से GPCR एक्ट करते हैं. देखो एक तो पहली चीज 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं. तो ज्यादातर GPCR आपके कैसे होते हैं? 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं और ये अल्फा हेलिकली बने होते हैं. जैसे अल्फा हेलिक्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार इसने इस तरीके से अपने आप को मेम्ब्रेन को स्पैन कर रखा है, इसलिए 7 पास हो गया. दूसरी चीज इसमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एंड्स के बारे में ध्यान रखना है. एन टर्मिनल, और ये सवाल आ सकता है, एन टर्मिनस जो है आपका वो यूजुअली सेल के बाहर होता है, मतलब इधर की तरफ होता है एन टर्मिनल और अंदर की तरफ क्या होता है? सी टर्मिनस. ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर लूप्स के बारे में अगर बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर लूप जो होते हैं वो आपके ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं आउटर सरफेस के ऊपर. यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं. वाइल इंट्रा सेलुलर जो होते हैं वो अंदर की तरफ इनर सेगमेंट्स पे कनेक्ट करते हैं. गेटिंग इट? अंदर की तरफ मतलब मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ. एक और दिन ध्यान रखना है, इसके अंदर के जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है इस पे, जो आपकी यूजुअली इंट्रासेलुलर लूप्स पे होती है क्योंकि अंदर से ही बाइंड करेंगे, एंड सी टर्मिनल एंड. तो यहाँ पे आपकी जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट है जो इंट्रासेलुलर लूप और सी टर्मिनल एंड है यहाँ पे. और ये जी प्रोटीन है आपका जो कि ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है. तुम देख सकते हो ना इसके अंदर 3 सब यूनिट दिख रही होगी आपको. ट्राइमेरिक जी प्रोटीन 1 2 और 3, अल्फा बीटा गामा. गेटिंग इट? अब ये जब क्या होता है, जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इससे जुड़ता है तो आपका ये रिसेप्टर हो जाता है एक्टिव
और रिसेप्टर की एक्टिविटी के कारण ये जो जी प्रोटीन पहले यहाँ पे था वो लेटरल डिफ्यूजन की वजह से आ जाता है इधर और आपका इसके साथ में जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ गया रिसेप्टर और जी प्रोटीन। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग साइकिल चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं जीटीपी जीडीपी एक्सचेंज साइकिल। इसके अंदर दो मेजर एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग जीएनआरपी और जीईएफ बोलते हैं। जीएनआरपी क्या करता है, जिसको हम बोलते हैं गुआनिन न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट प्रोटीन, ये जीएनआरपी क्या करता है, आपका जीडीपी यहां से हटवा के जीटीपी को लगवा देता है। ठीक है, जीडीपी हटवा के जीटीपी को लगवा देता है। और जो जी प्रोटीन है चाहे वो मोनोमेरिक हो या ट्राइमेरिक हो, वो हमेशा जीटीपी बाइंड कंडीशन में एक्टिव रहता है। क्या होते हैं, जीटीपी बाइंड कंडीशन में एक्टिव रहते हैं। दूसरा पॉइंट और याद रखना है इसके अंदर कि इन जी प्रोटीन्स के अंदर, अगेन ट्राइमेरिक और मोनोमेरिक हो, इनके अंदर क्या होती है, इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी होती है। क्या होती है, इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी। इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये खुद से ही अपने इस जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके वापस काय में बदल देंगे, जीडीपी में बदल देंगे। आ रही बात समझ में, वापस काय में बदल देंगे, जीडीपी में बदल देंगे। तो इस वजह से थोड़ी देर बाद ये खुद से ही बंद हो जाएंगे। आ रही ना समझ में, क्योंकि जीटीपी तो थोड़ी देर बाद हाइड्रोलाइज हो जाएगा। बट इसको चालू करने के लिए आपको यहाँ पे एक और चीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं गैप, जीएपी, जीएपी, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। गेटिंग इट, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो बेसिकली जब भी कोई सिग्नलिंग चलेगी तो सिग्नलिंग में दो चीजों का ध्यान रखा जाएगा, अगर वो जीपीसीआर जी प्रोटीन के थ्रू हो रही है कि गैप और जीएनआरपी या गैप और जीएफ, जीएनआरपी का दूसरा नाम क्या है, गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर विच इज जीएफ। तो वो कैसे काम कर रहा है, जीटीपी जीडीपी का एक्सचेंज कैसे करवा रहा है। जितनी लंबी आपको सिग्नलिंग चलानी होगी उतनी देर के लिए आपको जी प्रोटीन को एक्टिवेट रखना पड़ेगा, और जैसे ही आपको सिग्नलिंग बंद करनी है या जितने टाइम में बंद करनी है, आप जीटीपी जीडीपी एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ जीएपी गुआनिन एक्सचेंज सॉरी जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन से करवा दोगे। इसी के बेसिस पे अपन ट्राइमेरिक जी प्रोटीन को वैसे काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम डाल दिया, अगर तुम देख सकते हो तो अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। यहाँ पे अभी जीडीपी लगा हुआ है, इनएक्टिव प्रोटीन है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जीटीपी लगाओगे एक्टिव हो जाएगा और अपना पूरा मैकेनिज्म जो भी इसको करना है वो करेगा। क्या मैकेनिज्म है वो अगली चीज पे बात करते हैं। देखो, तो जी प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके साइटोसोलिक फेज पे लगे होते हैं। साइटोसोलिक फेज तुम जानते हो, ये एक्स्ट्रासेलुलर ईसीएम फेज है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की तरफ, और ये साइटोसोल की तरफ वाला साइटोसोलिक फेज है। यहाँ पे आपके जुड़े होते हैं, जहां पे ये आपके रिले प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। किसके बीच में, रिसेप्टर और आपके टारगेट सिग्नलिंग प्रोटीन के बीच में, है ना। अब सिग्नलिंग में बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी एक कैस्केड है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये सीक्वेंस है पूरी की पूरी। तो ये बीच में क्या कर रहे हैं, रिले कर रहे हैं, ये सिग्नल को आगे लेके जा रहे हैं। ट्राइमेरिक जी प्रोटीन किसके साथ इंटरेक्ट करता है, 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ आपका इंटरेक्ट करता है, और सारे के सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्राइमेरिक। ध्यान रखना कभी भी एक सब यूनिट से ट्राइमेरिक प्रोटीन नहीं बनाने का, अल्फा बीटा और गामा 3 सब यूनिट होती है इसके अंदर। लेकिन जब हम मोनोमेरिक जी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत छोटे स्मॉल जी प्रोटीन भी कहा जाता है, इसलिए इनको दे आर स्मॉल जी प्रोटीन, जैसे कि रास, RAS, रास। ये जो होंगे ये आपके स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं अल्फा सब यूनिट ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन से। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, अल्फा सब यूनिट ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। तो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन में जो अल्फा बीटा गामा है, अगर आप देख रहे हो तो अल्फा सबसे बड़ा आपको सब यूनिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेजर वर्किंग जो है वो अल्फा की है। इसी के अंदर जीटीपी जुड़ा हुआ है, तो जीटीपी भी यहीं जुड़ेगा। तो जीटीपी जीडीपी एक्सचेंज भी अल्फा पे होता है, और अल्फा बहुत सारे काम करता है। क्या काम करता है आप जरा उसको समझ लो, और उसके लिए पहले ये वाली साइकिल देखो। ये अपना 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, सिग्नल आता है, इससे बाइंड करता है, इससे बाइंड जैसे सिग्नल करता है ये हो जाता है एक्टिव, आपका रिसेप्टर हो गया एक्टिव। रिसेप्टर क्या करता है, लेटरल डिफ्यूजन के थ्रू इसको इधर बुलाता है, आपका जी प्रोटीन आके जुड़ता है। जी प्रोटीन आते ही आपका जीडीपी जीटीपी एक्सचेंज चलता है, जीटीपी लगता है और जीटीपी बाहर निकल जाता है। ये लग गया जीटीपी, और जैसे ही जीटीपी लगता है, नाउ सी, जैसे ही जीटीपी लगता है आपका अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट हो गया है, आई मीन अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो गया है, और बीटा गामा एक कॉम्प्लेक्स में एक्टिवेट होकर अलग हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड जी प्रोटीन सब यूनिट्स। ठीक है, अल्फा अलग, बीटा गामा अलग। फिर क्या होता है, ये आपके पास में दिख रहा है यहाँ पे एंजाइम, मान लेते हैं इसको एडिनाइलेट साइक्लेज थोड़ी देर के लिए। ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो है ये ट्रेवल करता हुआ आपके अल्फा के साथ में इंटरेक्ट करता है, और इनके इंटरेक्शन से यहाँ पे रिले सिग्नलिंग चालू हो जाती है डाउन स्ट्रीम में। उसके बाद में यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन इवेंट आती है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपको सिग्नलिंग नहीं चलानी है, आप लगातार आपको स्टिमुलस मिलता रहेगा, वरना और मतलब स्टिमुलस नहीं है और सिग्नलिंग चलाओगे तो फिर लगातार आपको रिस्पॉन्स तो मिलेंगे बट स्टिमुलस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ और आपके कान में आवाज आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है, इसका मतलब क्या है, आपके कान में बिना मतलब बिना स्टिमुलस के ही सिग्नलिंग चल रही है। ठीक है, फिर क्या हुआ, डिफॉस्फोराइलेशन हुआ, ये वाला आपका रिले सिग्नल भी बंद हो गया, ये जीडीपी पे चला गया, और यहाँ पे जो बीटा गामा है ये भी थोड़ी देर बाद क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, और वापस से आप नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे। तो ये टारगेट प्रोटीन इनएक्टिव से शुरू किया था, वापस हमने इनएक्टिव कर दिया, यहाँ पे एक्टिवेट किया था इसको। ये एक बेसिक से सिग्नलिंग मैकेनिज्म होती है, एक साइकिल होती है जो आपकी
GPCR और ट्राइमेरिक जी प्रोटीन परफॉर्म करते हैं। बट वाई वी आर स्टडिंग अबाउट ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, क्यों हमको उसके बारे में डिटेल में समझना है? इस टेबल से तुमको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मतलब ये सारी सिग्नलिंग मुझे ज्यादा तो नहीं आता है, बट ये सारी सिग्नलिंग हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हर एक सिग्नलिंग पे फिर 5 से 10 मिनट का अलग लेक्चर हो जाएगा, तो वो अलग से अपन देखेंगे विजन की सिग्नलिंग वगैरह बाद में। आज क्या बात कर रहे हैं अपन, रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो क्या क्या टारगेट इफेक्टर प्रोटीन्स है, और आपका जो ये है जी प्रोटीन सब यूनिट क्या लगेगी, और इसमें क्या क्या अरेंजमेंट होता है। तो पहले देख लो आयन चैनल्स के बारे में। तो आपका जो GS है, जी अल्फा, अब अल्फा क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि अल्फा सब यूनिट मेजर है हमारे पास में, तो जी अल्फा एस, जी अल्फा आई, जी अल्फा जीरो, और कुछ केसेस में बीटा गामा, ये सारी के सारी आपके आयन चैनल्स को रेगुलेट करती है। ठीक है, उसके अलावा एडिनाइलेट साइक्लेज या एडिनाइलिन साइक्लेज को कौन रेगुलेट कर सकता है? एडिनाइलेट साइक्लेज या एडिनाइलिन साइक्लेज जिसको हम एसी बोल रहे हैं, ये आपके GS से तो चालू होता है और GI से बंद हो जाता है। इसमें तुमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि GS की एक्टिविटी को ही आपका इंटरफेयर करके कोलेरा टॉक्सिन कोलेरा के सिम्टम्स लेके आता है, और GI की एक्टिविटी को इंटरफेयर करके पर्ट्यूसिस टॉक्सिन वूपिंग कफ के, जिसको आप बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस बोलते हो, या लिखा है मैंने ये चीज बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस। तो इस बैक्टीरिया से आपका वूफिंग कफ होता है, और उसके सिम्टम्स आपके किसकी वजह से आते हैं? AC के बंद होने से। इन दोनों ही कारण से आपका साइक्लिक AMP का जो लेवल है, सॉरी AC के ना बंद होने से साइक्लिक AMP का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आपके जो भी सिम्टम्स होते हैं कोलेरा और पर्ट्यूसिस के वो आते हैं। हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कभी। लेट्स मूव ऑन। साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्टरेज। अब साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्टरेज जो है इसका एक्टिवेशन होता है आपका GT से, और ये जो GT की सिग्नलिंग होती है ट्रांसड्यूसिन में, ये आपकी किसमें होती है? फोटो रिसेप्टर्स। अगर आपको रोडोप्सिन का मैकेनिज्म पूरा पता है और अल्टीमेटली आपको GT के बारे में पता है, जी ट्रांसड्यूसिन, तो रोडोप्सिन GPCR है, और जी ट्रांसड्यूसिन जो है वो आपका क्या है? जी प्रोटीन है जो रोडोप्सिन के साथ इंटरेक्ट करता है। वो 11 सिस ऑल ट्रांस कंडीशन के बारे में सुना होगा तुमने, है ना, हाइपर फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन वाली कंडीशंस। फिर आ जाती है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जो है वो आपका GQ से एक्टिवेट होता है और G0 से, या GQ और G अल्फा क्यू एक ही बात है। हाँ, फॉस्फोलाइपेज A2 या आपका अल्फा बीटा गामा कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेट होता है, बट इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हमको अभी आइडिया नहीं है। PI3 काइनेसेस के बारे में भी सेम बात है कि बीटा गामा कॉम्प्लेक्स से इसका एक्टिवेशन होता है, बट बहुत डिटेल में नहीं पता कि कौन से वाले अरेंजमेंट होते हैं। लास्टली स्मॉल GTPases एक्टिविटी की बात की जाए तो स्मॉल GTPases जो है वो आपका अल्फा 12 13 से होते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तुमको इस टेबल में मेजरली सिर्फ ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि कौन सी वाली चीज किस वाले जी प्रोटीन के ये सब यूनिट के साथ में इंटरेक्ट करते हुए एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो रही है। जैसे हम विजन की सिग्नलिंग पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सोडियम का लेवल गिरने से और कम होने से आपका क्या होगा? अल्टीमेटली डीफॉस्फोराइलेशन की इवेंट होगी, और उससे आपका जो विजन की सिग्नलिंग है डार्क और लाइट में वो चेंज होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात अगर अपन करें तो क्या स्थिति बनती है, जरा वो भी देख लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में। वाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट सेकेंडरी मैसेंजर्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, जरा वो भी समझ लो। देखो, कोई भी सिग्नल जब किसी टारगेट सेल के ऊपर आता है, ये इसका रिसेप्टर है, तो यहाँ पे ये सिग्नल आया लिगेंड से, आई मीन सिग्नल या लिगेंड जो भी तुम उसको बोलना पाओ, और यहाँ पे ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। अब ये सिग्नल जो आया है ये थोड़ा बहुत कम अमाउंट में है, जितनी आपको रिस्पॉन्स चाहिए उतनी अमाउंट रिस्पॉन्स इतने लिगेंड से नहीं आएगी, तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन होता है सिग्नल का, और यहाँ से नए मैसेंजर्स रिलीज होते हैं जिनको कहा जाता है सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, यहाँ से नए मैसेंजर्स रिलीज होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मैसेंजर। तो तुम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जो लिगेंड वगैरह है ये प्राइमरी मैसेंजर है, जैसे आपके हार्मोन्स वगैरह, और फिर उसके बाद में सेकेंडरी मैसेंजर्स बनते हैं। तो यही पॉइंट अपन ने यहाँ पे लिखा है, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके सिग्नल को क्या करते हैं? इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मैकेनिज्म में एम्पलीफाई करते हैं, दे एम्पलीफाई द इंट्रासेलुलर सिग्नल। कुछ एग्जांपल्स इसमें हैं, जैसे पहला होता है PLC, फॉस्फोलाइपेज सी से बनने वाले, IP3 और DAG। तो PIP2 की रिएक्शन होती है और उसके बाद में आपका क्या बनता है? अल्टीमेटली IP3 और DAG डायसाइल ग्लिसरॉल बनता है। PI3 काइनेसेस की एक अरेंजमेंट होती है जिससे PIP2 और PIP3 बनते हैं, और वो भी आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स कहलाते हैं। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंगली देखने को मिलती है। PI3 काइनेज और ये डेक वाली जो रिएक्शन है ये RTK से बहुत अच्छी रिलेटेड है। कल मैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर जब लूंगा तो थोड़ी डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। फिर आ जाता है अपना कैल्शियम, जो कालमोड्यूलिन से रिएक्शन में मदद करता है हमको, या कालमोड्यूलिन प्रोटीन से रिलेटेड इसकी पूरी बातचीत अपन करते हैं। कैल्शियम इज आल्सो योर सेकेंडरी मैसेंजर। एंड दो इंपॉर्टेंट और है, साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP। इसीलिए हम जो पिछली वाली टेबल थी उसमें हम इतना एम्फेसिस कर रहे थे साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP के लेवल्स पे, क्योंकि ये सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या करेंगे? आपके सिग्नलिंग इवेंट्स को चेंज करेंगे। अरे समझ में,
तो सेकेंडरी मैसेंजर में सिर्फ बेसिक ये पॉइंट याद रखना है, और प्लीज इसका ये नाम याद रख लेना, क्योंकि इससे सवाल आता है कि कौन सा वाला सेकेंडरी मैसेंजर है, कौन सा वाला नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगली बात कर लेते हैं अपन मोनोमेरिक जी प्रोटीन के बारे में। मोनोमेरिक जी प्रोटीन की अगर अपन चर्चा करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्लाइड फॉर दिस लेक्चर। मोनोमेरिक जी प्रोटीन की अगर अपन बात करते हैं तो इसको अपन स्मॉल जी प्रोटीन भी बोल देते हैं या स्मॉल जीटीपीएसेस भी बोल देते हैं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं हम इसको जीटीपीएसेस? क्योंकि इसके अंदर अगेन इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी है, ठीक है, जैसा हमारे ट्राइमेरिक जी प्रोटीन में भी थी अल्फा सबयूनिट के पास, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्यों हमको इसको अलग से पढ़ना है ट्राइमेरिक जी प्रोटीन से, उसके 3 कारण है। देयर आर 3 रीजंस फॉर इट। सबसे पहला, इनके जो अपस्ट्रीम एक्टिवेटर्स हैं, मतलब जो इनसे जुड़ने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपको दिख रहा होगा, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वो है जो आपके ट्राइमेरिक जी प्रोटीन से नहीं जुड़ते, मतलब इनके जो अपस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग हैं। दूसरी बात, इनके टारगेट प्रोटीन्स भी अलग हैं, जिनको ये एक्टिवेट करते हैं, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन उनको एक्टिवेट नहीं करते हैं। या फिर तुम ऐसे समझो कि ट्राइमेरिक जी प्रोटीन जिनको एक्टिवेट करता है, मोनोमेरिक जी प्रोटीन उनको एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो 2 अलग अलग सिग्नलिंग इवेंट हो गई, कोई किसी को एक्टिवेट कर रहा है, कोई किसी को एक्टिवेट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम और चलते हैं तो ये यूजुअली आपके अलग अलग सिग्नलिंग पाथवे में ऑपरेट करते हैं, जो कि आपको यूजुअली ट्राइमेरिक मैकेनिज्म में देखने को नहीं मिलेगा। ये दूसरे पॉइंट का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, तुम ऐसे समझ सकते हो कि दूसरे रीजन में जो हम बोल रहे हैं कि अलग अलग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे, तो अलग अलग प्रोटीन्स का एक्टिवेशन अल्टीमेटली क्या होगा, आपका डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करवाएगा। यहाँ पे मैंने एक सिग्नलिंग इवेंट लिया है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो गया। ये यहाँ पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस है, आरटीके जिसको अपन बोलते हैं। ये एक एंजाइम लिंक रिसेप्टर होगा जिसको अपन कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर है, यहाँ पे ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आने की वजह से ये एंजाइम लिंक रिसेप्टर जो है ये डाइमराइज होकर एक्टिवेट हो गया। इसकी एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, क्योंकि काइनेज है ना तो फॉस्फोराइलेशन करेगा, जिसकी वजह से इसने फिर आगे अपनी पूरी एक रिएक्शन मैकेनिज्म चलाई, GRB2 सॉस एक्टिवेट करवाया, और इसके एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, आपका रास जो कि आपका इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ था वो एक्टिवेट हुआ, और उस पर GDP की जगह GTP लगा। वो सेम बात है जो जी प्रोटीन में हमने करी थी कि GTP में एक्टिवेट होगा, GTP में इनएक्टिवेट होगा। रास एक्टिवेट हुआ, रास के एक्टिवेशन से राफ, मैक और ERK की सिग्नलिंग चली। ये वैसे ही याद रखना, IV सिग्नलिंग है वापस आएगी। रास के बाद राफ, मैक और ERK। अब क्योंकि ये सारे के सारे काइनेजेस हैं, तो इन्होंने इसका फॉस्फोराइलेशन किया, इसने इसका फॉस्फोराइलेशन किया, इस रास से इसका रिलेशन हुआ, और अल्टीमेटली आपके ERK के एक्टिवेशन से ERK ने अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्टिवेशन करके दूसरे बहुत सारे टारगेट प्रोटीन्स को या तो सिंथेसिस करवाया या बंद करवाया या जो भी करवाया, और इसके बेसिस पे आपका इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की इंट्रासेल्युलर इवेंट हो पाई। गेटिंग इट? अब ऐसा कुछ हमने ट्राइमेरिक जी प्रोटीन में नहीं पढ़ा था कि रास, राफ वगैरह, ये बिल्कुल मोनोमेरिक जी प्रोटीन में ही आते हैं। आखिरी बात जो तुमको ध्यान रखना है, प्लीज प्लीज बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जो भी तुम तैयारी कर रहे हो अभी तक बिल्कुल सही कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, जिस भी कोचिंग से कर रहे हो, सारी कोचिंग बढ़िया है, सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारी किताबें अच्छी है। डिपेंड करता है आप कितना यूज करते हो उनको, ठीक है, आप कितना ज्यादा मेहनत करने को तैयार हो, और आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़िया है, कम समय में कितना बेटर प्रोडक्टिव वर्क आप दे सकते हो। तो एवरीथिंग इज गुड, किसी पे कोई भी लोड मत लो कि यहाँ से नहीं करा वहां से नहीं करा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एट द एंड ध्यान रखना कि प्लीज बी कंपोज्ड, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, और अपनी जो तैयारी है उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करके चलते रहो। अपन मिलेंगे कल। कल की पिक्चर होगी एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में, और ऑलमोस्ट हमने 6 से 7 यूनिट कवर कर लिए फटाफट से। ऑब्वियसली मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से पढ़ाए हैं, सारे नहीं पढ़ाए हैं। यूनिट कवरेज का मतलब 100% कवरेज से नहीं है, बट हाँ इससे रिलेटेड तुम ये मान के चल सकते हो कि जितना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने संभव सीरीज में कवर किए हैं, इससे तुम गारंटीड मैं बोल रहा हूँ कि 110 से 130 की रेंज के आसपास सवाल आएंगे। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस सीरीज को कैसे यूज करके उन सवालों को सॉल्व करते हो, मतलब ये है, मान के चलो इस बात को। चलो भैया अपना ध्यान रखो, मिलते हैं कल। आई होप तुमको इससे कुछ वैल्यू मिल रही होगी। अगर वैल्यू मिल रही है तो कुछ भी नहीं करना है, जो मैं आंसर्स पूछता हूँ उसको कमेंट सेक्शन में डालते रहो, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि हाँ कमेंट्स में क्या चीजें चल रही है, ठीक है। बाकी होगी पता नहीं क्या चलता है, अपन ये सब नहीं करेंगे। सो विद दैट नोट आई टेक योर लीव, see you tomorrow, take care and be confident. Good night.